नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम अंक व संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे, हमारी लगभग 4 क्लासें हो चुकी है। आज ये 5वीं क्लास है। तो हमने जो कुछ बेसिक था वो आगे की क्लासों में सब पढ़ा दिया है और इसके बाद हमने क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। काफ़ी सारे कल क्वेश्चन करवाए थे और आज भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। और मैं जो भी बेसिक बताना था वो आगे वाली क्लासों में बता चुका हूँ। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी वो आपको बेसिक के रूप में बता दूंगा, वरना सब कुछ बेसिक में आप इन क्लासों में नहीं बताऊंगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आप रेगुलर रूप से क्लास को अटेंड करते रहें और कंटिन्यूटी रखें। आप एक वीडियो आज देखा फिर एक वीडियो 4 दिनों के बाद देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो। आप रोज़ का एक वीडियो देखें ताकि तुरंत अपलोड होते ही आप देख लोगे ये वीडियो, या फिर 12 घंटों के अंदर देख लोगे तो आपके ऊपर भी इतना बोझ नहीं आएगा, क्योंकि 12 घंटे के बाद फिर 24 घंटे हो गए, 24 घंटे के बाद दूसरा वीडियो अपलोड हो जाता है। तो दूसरा वीडियो फिर एक वीडियो 2 वीडियो ऐसे सभी इकट्ठे हो जाएंगे। इसके बाद आपका भी मन नहीं लगेगा सभी वीडियो एक साथ देखने का। तो आप रेगुलर रूप से देखते रहिए। अब हम देखते हैं कुछ और आज चर्चा कर लेते हैं पहले, और फिर हम सवाल को करेंगे। तो कुछ बातें देख लीजिए पहले। जैसे आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये तो आपको पता ही होगा क्या होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख। तो इस प्रकार से आपको पता होगा कि यह हम पहले वाली क्लासों में सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो मोटे तौर पे आज मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारा 1-2 आज क्वेश्चन मैंने ऐसे उठाए हैं जो इससे रिलेटेड है। तो इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई, जैसे इकाई का मतलब तो 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है और सैकड़ा का मतलब 100 होता है। तो इकाई और दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हज़ार, हज़ार के बाद आता है 10,000 और 10,000 के बाद आता है लाख, और लाख के बाद आता है 10 लाख, 10 लाख के बाद आता है करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़, मोटे तौर पे ये इतने तक ही याद रखो, वो ही काफ़ी हो जाते हैं। फिर आप अरब, 10 अरब वो याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो। चलो मैं लिख ही लेता हूँ। 10 करोड़ के बाद आता है अरब, अरब के बाद आता है 10 अरब, 10 अरब के बाद आता है खरब, खरब के बाद आता है 10 खरब, 10 खरब के बाद आता है नील, और नील के बाद पदम, पदम के बाद शंख, शंख। अब ये इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई का मतलब 1 और दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100। तो इकाई का मतलब 1, तो मैं इसको 10 की पावर 0 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब 1 ही होता है। दहाई का मतलब होता है 10, तो इसकी पावर 1 लिख सकता हूँ। सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो ये 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। हज़ार का मतलब 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 10,000 का मतलब 10 की पावर 4, और लाख का मतलब 10 की पावर 5। जैसे इसको ऐसे लिखेंगे, इकाई तो 1, दहाई तो 10, सैकड़ा तो 100, हज़ार तो ये 1000, और 10,000 तो ये 10,000। तो ये कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 जीरो हो गए। अब लाख में 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे कंटिन्यू रूप से ये चलता रहेगा। अब 10 लाख तो 10 लाख में 10 की पावर 6, और करोड़, करोड़ में 10 की पावर 7, और 10 करोड़ में 10 की पावर 8,
मतलब 8 जीरो हो गए। और अरब में 10 की पावर 9, 9 जीरो हो गए। और 10 अरब में 10 की पावर 10, 10 जीरो हो गए। खरब में 10 की पावर 11, कितने 11 जीरो हो गए। और 10 खरब में 10 खरब का मतलब क्या होता है 10 की पावर 12, जिसमें 12 जीरो हो गए। और नील में 13 जीरो होते तो 10 की पावर 13। और पदम में 15 जीरो होते, पदम में क्या होता है 15 जीरो होते तो इसे 10 की पावर 15 लिखते हैं, 10 की पावर 15। और शंख में 17 जीरो होते तो इसे 10 की पावर 17 लिख लेते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा। इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, हज़ार, ये हज़ार को इस तरह से लिखते हैं, इसमें 3 जीरो होते हैं, 10,000 में 4 जीरो होते हैं, लाख में 5 जीरो होते हैं, 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 10 करोड़ में 8 जीरो होते हैं, अरब में 9 जीरो होते हैं, 10 अरब में 10 जीरो होते हैं। अब आगे देखिए, खरब में 11 जीरो होते हैं और 10 खरब में 12 जीरो होते हैं, नील में 13 जीरो होते हैं और पदम में 15 जीरो होते हैं और शंख में 17 जीरो होते हैं। तो ये आपको पता चल गया। अब एक जैसे 10 लाख, ये सब कुछ राइट है, 10 लाख, 10 करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, पदम और शंख। हाँ, तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये इस तरह से लिखा जाता है कि किस में कितने कितने जीरो होते हैं, तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे इकाई में कितने जीरो, जैसे दहाई में कितने जीरो होते हैं तो 1 जीरो होते हैं, सैकड़ा में 2 जीरो होते हैं, हज़ार में 3 जीरो होते हैं। तो इस प्रकार से इसका नॉलेज आपको होना चाहिए ताकि आपको संख्या पद्धति में जैसे नंबर सिस्टम होता है तो नंबर सिस्टम में ये काफ़ी बार पूछा जाता है। अब एक बात और ध्यान रखना, एक इम्पोर्टेंट नोट करके लिख लेना, इम्पोर्टेंट नोट करके लिख लेना कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा होता है तो -1 होता है। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा होता है तो -1 होता है। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा होता है तो -1 होता है। और सबसे छोटा ऋण पूर्णांक पूछ ले तो हमने तो निकाला कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा होता है तो -1 होता है। ये हमने देखो, मैं अलग अलग पेन से मेंशन कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। ये सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक पूछ लिया जाता है तो -1। और यदि पूछा जाता है कि सबसे छोटा ऋण पूर्णांक कौन सा है तो ये हो जाएगा -∞। सबसे छोटा ऋण पूर्णांक, सबसे छोटा ऋण पूर्णांक कौन सा होता है ये पूछ लिया जाता है तो इसका आंसर आएगा -∞। तो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा होता है तो -1, सबसे छोटा ऋण पूर्णांक कौन सा होता है तो -∞ होता है। अब हम प्रश्न पे चलते सीधे, प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि यदि मैंने 11 से 199 लिखी हो, यदि मैंने संख्या 11 से 199 लिखी हो तो मैंने कितनी बार 2 लिखा है। मैंने 11 से 199 तक संख्या लिखी है, इसमें कितनी बार मैंने 2 लिखा है तो इसका क्या आंसर होगा। ये सब कुछ मैंने बेसिक की क्लास में बता रखा है कि आप 1 से 100 तक संख्या लिखोगे कितने 0 आएंगे, कितने 1 आएंगे, कितने 2 आएंगे, कितने 3 आएंगे, 100 से 200 के बीच में कितने आएंगे, नहीं 1 से 200 के बीच में कितने आएंगे, 1 से 300 के बीच में कितने आएंगे, 1 से 400 के बीच में कितने 2 आएंगे, कितने 1 आएंगे, कितने 0 आएंगे। ये सब कुछ मैं पहले वाली क्लासों में बता चुका। यदि आपने बेसिक की क्लासें अच्छे से देख रखी है तो ऐसे सवाल आपके आसानी से 1-1 सेकंड में हो जाएंगे। यदि आपने बेसिक की क्लासें नहीं देखी है तो ऐसे सवालों को करने में दिक्कत आएगी। वहाँ पे आप गिनती थोड़ी लिखोगे, वहाँ पे एग्जाम में आप गिनती थोड़ी लिखोगे कि 11, 12, 13, 14 ऐसे लिखा, 199 मतलब 200 तक आपने लिखा और फिर 2 कितनी बार आए गिनो, तो उसमें तो आपका समय बर्बाद होगा। तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि ये 11 से 199, तो मैंने आपको क्या बताया था 1 से 200 तक में 41 बार 2 आते हैं। 1 से 200 तक मैंने क्या बताया था आपको, 1 से लगाकर 200 तक की संख्या में कितनी बार 2 आते हैं तो 41 बार 2 आते हैं।
कितनी बार 2 आते हैं, तो 41 बार 2 आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 11 से पूछा हुआ है, 11 से लगाकर एक ये 200 वाली संख्या में काट लेनी है, और यहाँ पे 1 2 इस 2 को काट लेना है, 2 को काट लेना है, और 200 को मतलब 2 संख्या हमें काट लेनी है। तो यहाँ पे 41 में से 2 संख्या माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो 39 इसका आंसर आ गया। तो यदि आपने बेसिक की क्लास अच्छे से देख रखी तो आप डायरेक्ट कर लोगे कि आप ये पता लगा लोगे 1 से 200 तक 41 बार 2 आता है, तो 41 इसमें से ये 1 से 10 के बीच में जितने भी 2 आए हैं उससे माइनस करना है और 200 को माइनस करना है। तो एक तो 2 आया और एक 200 आया, तो ये 2 संख्या है, तो 2 को हम माइनस कर लेते हैं। तो 41 में से 2 को माइनस किया तो 39 आ गया। ये 1 सेकंड में आंसर निकल गया। यदि आपको बेसिक की क्लास आपने देख रखी है तब तो 1 सेकंड में निकल जाएगा। यदि नहीं देख रखी है तो आधे घंटे में भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये सारी गिनतियाँ लिखनी और कितनी बार 2 आता है तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको सब कुछ पहले वाली क्लासों में बता दिया था कि क्या क्या हम जब क्वेश्चन करेंगे तब क्या क्या काम आने वाली चीज़ें हैं, तो वो सब कुछ मैंने आपको पहले वाली क्लासों में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे ये तो हो गया, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। या एक बार और रिपीट करूँ? चलो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे सवाल था कि यदि मैंने संख्या 11 से 199 लिखी हो तो मैंने कितनी बार 2 लिखा है। तो हमें ये देखना है कि हम 11 से 199 तक गिनती की सभी संख्या लिखते हैं तो कितनी बार हम 2 लिखते हैं, ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो 1 से 200 तक गिनती लिखो तो उसमें कितनी बार 2 आता है, तो 41 बार 2 आता है। कितनी बार 2 आता है, तो 41 के बार 2 आता है। यदि नहीं पता चलता तो आप लिख के देख सकते हो, और मैंने आगे वाली क्लासों में सब कुछ बता रखा है। नहीं तो आप ये क्लास देख के फिर पीछे वाले क्लासों को देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो 41 बार आता है। अब यहाँ पे 1 से 1 से लगाकर 10 तक के बीच में कितने 2 आते हैं, ना कितने बार 2 आता है, तो 1 बार 2 आता है। और 200 में 1 बार 2 आया, तो ये 1 बार तो 1 से 10 में आया और 1 बार 200 में आया, तो 2 को हम माइनस कर लेते हैं। तो 41 में से 2 को माइनस किया, 39 आ गया। 39 इसका आंसर आ गया। अब आगे देखो, आगे वाला सवाल क्या है वो देखिए। संख्याओं -20, -3/4 और 1/2, -20, -3/4 और 1/2 और 10 में से कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है, यह हमें पूछा है। तो कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है, तो इस संख्या में थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि हम क्या जानते हैं। हम जानते हैं कि जो धनात्मक संख्या होती है, जो धनात्मक की दशमलव की संख्या होती है, वो अपने वर्ग से हमेशा बड़ी होती है। और यहाँ पे ये तो ऋणात्मक संख्या है, ये भी ऋणात्मक संख्या है, और ये तो भिन्न वाली संख्या है तो है नहीं, लेकिन ये भिन्न वाली संख्या है। मतलब ये इसको मैं दशमलव के रूप में लिख सकता हूँ। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेना कि जैसे इम्पोर्टेंट नोट करके आप लिख लेना, धनात्मक दशमलव संख्याएं अपने वर्ग से बड़ी होती है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, धनात्मक दशमलव संख्या। ये धनात्मक है या ऋणात्मक है, ये भी दशमलव की संख्या है, लेकिन ये कैसी है, ऋणात्मक संख्या है। ये कैसी है, ऋणात्मक संख्या है। तो -20 तो पहले से गलत हो जाएगा, -3/4 पहले से गलत हो जाएगा। अब ये धनात्मक संख्या में आपको देखना है कि धनात्मक दशमलव जो संख्या होती है वो अपने वर्ग से बड़ी होती है। जैसे 1/2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो 1/4 है वो अपने वर्ग से, मतलब 1/2 से बड़ी है। तो 1/2 इसका आंसर आ गया, 1/2 इसका आंसर आ गया, 1/2 इसका आंसर आ गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। तो ये इन पॉइंट से भी सीधा आंसर निकल जाएगा। ये भिन्न की संख्या थी, लेकिन ये ऋणात्मक संख्या थी, और ये संख्या है, ये -20 है, तो ये भी ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या तो पहले से ही माइनस कर लो। और दूसरी संख्या ये 10 है, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इसका वर्ग तो 100 हो जाएगा।
और 1/2 इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 आ जाएगा। तो ये 1/2 से कितना बड़ी है, तो 1/2 से बड़ी है, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो आगे वाले सवाल में क्या पूछा हुआ है। अब ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि जो सब कुछ मैंने बेसिक की क्लास में आपको बता दिया था, या फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप क्लास को 1 से 2 बार रिपीट करके देखेंगे। जब आप क्लास को रिपीट करके देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, वरना आपको एक बार में तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले वाली क्लासों को देखा ही नहीं है। यदि पहले वाली क्लासों को देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछा है, 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक है के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता है। ये पूछा है कि हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी 366 पृष्ठों को गिनने हेतु। तो एक अंक की कितनी संख्याओं की आवश्यकता होगी, तो एक अंक की संख्या कितनी होती है, 1 से 9 तक एक अंक की संख्या होती है, और 10 से 99 तक 2 अंकों की संख्या होती है, और हमें 366 तक चाहिए, तो 100 से लगाकर 366 तक 3 अंकों की संख्या होती है। तो 1 से 9 तक की संख्या में कितने अंक होते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था 1 से 9 तक में 9 अंक होते हैं। 1 से 99 तक के बीच में कितने अंक होते हैं, 2 अंक के, तो 2 अंक के कितने अंक होते हैं, तो मैंने आपको सूत्र भी बताया था। यदि चाहो तो आप सूत्र से भी कर सकते हो, नहीं चाहो तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कितने अंक होते हैं। तो 10 से लगाकर 99 तक के बीच में 180 अंक होते हैं। अब यहाँ पे कैसे आया और कैसे नहीं आया, मैं ये आज की क्लास में नहीं बताऊंगा, क्योंकि सब कुछ मैं पहले वाली क्लासों में बता चुका हूँ। 1 से 9 तक कितने अंक आते हैं, तो 9 अंक आते हैं। 10 से 99 तक कितने अंक आते हैं, तो 180 अंक आते हैं। कितने अंक आते हैं, तो 180 अंक आते हैं। अब 366 से ये 100 और 366 के बीच में, नहीं ये तक पूछा है ना, ये पृष्ठ वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होती है, तो 366 ये गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो अब ये 366 तक हमें गिनना है, तो हम क्या करेंगे, 366 में से 100 घटा लेते, तो ये कितना हो जाएगा, 100 घटा लेंगे तो 266 हो जाएगा। तो 266, और हमें तो 100 भी तो गिनना है इसके, ये तो बीच का हो गया, लेकिन हमें 100 भी गिनना है। तो 266 और 1 267, तो 267 आ जाएगा, 267। अब 267 वो तो संख्या आ गई, लेकिन कितने अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या है। तो 3 अंकों की संख्या, तो इसमें तो हम 3 का गुणा करेंगे, फिर हमारा आंसर तो निकल पाएगा ना। तो इसमें 3 का गुणा कर लो, 3 का गुणा कर लो, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 76 18, 18 और 20 का 0 हासिल 2, 3 2 की 6, 6 और 2 8, 801। अब इन सभी को जोड़ो, यहाँ पे 9 180 और 801, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 800 900 980 और 990, टोटल कितना हो गया, 990 हो गया। तो ये 990 इसका आंसर आ गया। अब कैसे निकला, देखो ये पृष्ठ वाली संख्या का इसका एक आध सवाल तो मैं पहले वाली क्लासों में भी करवा चुका कि इसको किस प्रकार से करेंगे, और ये संख्याएं कैसे निकालेंगे, तो इसका मैंने आपको सूत्र भी पहले वाली क्लासों में बता रखा है कि इसका सूत्र क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए सवाल क्या पूछ रखा था, यहाँ पे सवाल पूछ रखा था 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता है। तो हमें कितने अंकों की आवश्यकता है, तो यहाँ पे अंक कितने हैं, 366 में तो आपके 1 अंक वाली संख्या भी होगी, 2 अंक वाली संख्या भी होगी और 3 अंक वाली संख्या भी होगी। तो आपको सभी की काउंटिंग करनी, 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं, तो 1 से 9 तक 9 अंक होते हैं। 10 से 99 तक कितने अंक होते हैं, तो ये निकालने के लिए मैंने आपको पहले वाली क्लास को आपको देखना पड़ेगा, तब आप पता लगा पाओगे कि ये कैसे निकालेंगे। तो और ये इसका सूत्र भी होता है, चलो मैं सूत्र बता ही देता हूँ। अब चलो मैं सूत्र भी बता लेता हूँ। इसके ये अंक निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 9 × n × 10 की पावर n - 1, 10 की पावर n - 1, ये सूत्र होता है। तो एक अंक की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे। तो यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे देखो ये 9 कैसे निकाला,
तो 9 कैसे निकाला, तो यहाँ पे 9 तो पहले से ये सूत्र बोल रहा है कि सूत्र में 9 लगाएंगे, तो यहाँ पे 9 लगा लिया। और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 से लेकर 9 तो कितने अंकों की संख्या है, 1 अंक की संख्या है। 1 से 9 तक ये कितने अंकों की संख्या है, ये 9 1 अंक की संख्या है, तो 1 लिखेंगे इंटू 10 की पावर n-1। तो 1 में से 1 गए तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और ये 9, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ये कैसे निकाला वो देखो, यहाँ पे ये कितने अंकों की, यहाँ पे 9 का 9 लिखेंगे इंटू n, यहाँ पे कितने अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 लिखो इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 9 2 की 18। और यहाँ पे अब ये कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है कि ये कितने अंकों की संख्या है, ये राइट ही है ना, 10 से लेकर 99 तक। तो 10 से लेकर 99 तक ये क्या हो जाएगा, 9 2 की 18 और 18 ये 10, तो ये 180 हो जाएगा। तो ये कितने अंकों की संख्या है, 10 से लेकर 99 तक 180 अंक इसमें उपयोग हो गए। और 366 वाला निकालना है, तो अब ये बीच की संख्या, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 366 में से 100 को माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 266 हो जाएगा। 266 में हम क्या ले रहे, 100 को भी तो ले रहे, तो ये 267 हो गया। 267 ये कितने अंकों की संख्या है, ये 366 ये कितने अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पे 267 में 3 का गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये गुणा करते ही 801 हो जाएगा। अब 801, तो अब इन सभी को जोड़ो, 801 180 और 9 को जोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 800 और 1 900 और 980 और 980 और ये 9 और 1 10, तो ये 990 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 990 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 990। अब आगे देखो, आगे क्या है, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम है। 5/19, तो हमें क्या दे रखा है, 5/19 दे रखा है। इसके योज्य प्रतिलोम, 5/19 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/19 का -5/19 हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। 5/19 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5/19 हो जाएगा, -5/19 हो जाएगा। अब प्रतिलोम की बात हुई थी तो प्रतिलोम कर लिया। अब के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, तो इसका गुणा कर लो, तो गुणा क्या हो जाएगा, 5 5 25 और 19 में 19 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 19 में 19 का गुणा करोगे तो 361 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 361। अब हमें क्या करना है, गुणा करके इसका प्रतिलोम निकालना है। तो इसका प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, जो ये संख्या है वो उल्टी हो जाएगी, तो उल्टी कैसे हो जाएगी, -361/25 हो जाएगा। तो -361/25 कहाँ दिख रहा है आपको, -361/25 मुझे यहाँ दिख रहा है, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो जैसे जैसे सवाल बोलता जा रहा है वैसे वैसे आपको करते जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। यहाँ पे सवाल में दे रखा था कि एक परिमेय संख्या 5/19। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आए तो एक बार सवाल को वापस देख ले, सवाल क्या बोल रहा है। यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम। तो हमें परिमेय संख्या जो दे रखी है वो एक बार लिख लो, इसका योज्य प्रतिलोम। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या है, ये तो पॉजिटिव संख्या है, तो ये क्या, योज्य प्रतिलोम नेगेटिव हो जाती है, तो ये पॉजिटिव संख्या है तो ये क्या होगी, नेगेटिव हो गई। अब फिर इसका गुणनफल बोला है, तो इसका गुणा करवा लो, तो गुणा क्या हो गया, इसका 5 25 और 19 में 19 का गुणा किया तो 361 आ गया। तो ये क्या हो गया, -25/361 हो गया। अब इसका क्या करना है, प्रतिलोम निकालना है। तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये संख्या दे रखी है भिन्न की, उसका प्रतिलोम निकालना है। तो प्रतिलोम का मतलब ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा तो ये 361 तो ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे चले जाएगा। तो ये क्या हो गया, -361/25 हो गया। तो -361/25 कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह हमें पूछा है। ये देखो, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होता है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होता है, नहीं ऐसा तो नहीं होता है, ये गलत हो गया।
यदि आपका बेसिक कंप्लीट है तो ऐसे सवालों का आप चुटकियों में कर लोगे, यदि बेसिक कमज़ोर है तो नहीं कर पाओगे। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होता है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होता है। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, ये गलत है। अब कि सर या आप तो गलत कर रहे हो लेकिन हमें तो पता चला नहीं। चलो मैं एग्जाम्पल लिख के बता लेता हूँ कि कैसे पता नहीं चला। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल, विषम संख्या लिख लो, 1 गुणा करना है 3 गुणित 5, तो 3 विषम संख्या, 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, उनका गुणनफल करो। तो उनका गुणनफल करो, 5 दिया 15 आ गया, तो 15, तो ये 15 सम संख्या है या फिर विषम संख्या है? तो ये तो विषम संख्या है, ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। और यहाँ पे क्या दे रखा है? सम संख्या दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखो, एक सम संख्या, एक सम संख्या, कोई भी एक सम संख्या ले लो, मैंने 2 ले ली, और एक विषम संख्या का अंतर, एक विषम संख्या का अंतर, विषम संख्या 1 ले ली। एक सम संख्या हो सकता है क्या? तो ये 2 में से 1 गए तो 1 मुझे प्राप्त हुआ, और 1 तो क्या है? विषम संख्या है, एक तो क्या? विषम संख्या। और यहाँ पे क्या दे रखा था? एक सम संख्या हो सकता है, सम संख्या थोड़ी विषम संख्या हो सकता है, तो ये गलत हो गया। देखो आपको समझ में आ रहा है ना सब कुछ। अब आगे देखो, 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होता है। 2 विषम संख्या कोई भी ले लो, 1 और 3 ले लो, और एक सम संख्या का योगफल, 2 और 3 मैंने 2 विषम संख्या, 2 विषम संख्या 1 और 3 ले ली, ये 4 हो गया, और एक सम संख्या, एक सम संख्या मैंने 2 ले ली, तो ये 6 हो गया। तो 6 क्या सम संख्या है, तो ये राइट हो गया, ये राइट हो गया। 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होता है, ये राइट हो गया। तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। चलो मैं एग्जाम्पल से भी बता लेता हूँ, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया। 2 विषम संख्या, मैंने 1 ले लिया और 3 ले लिया, विषम संख्या, और एक सम संख्या, एक सम संख्या ले ली, इसका योगफल, तो योग करो, 3 2 5, 5 और 1 6, तो 6 तो कैसी है? सम संख्या है। और हमें क्या पूछा था? ये सम संख्या है, तो ये राइट हो गया। 3 विषम संख्याओं का योगफल, 3 विषम संख्या ले लो, 1 3 5 ही ले लो, 1 3 और 5 का योग करो, तो योग क्या हो जाएगा? 5 और 3 8, 8 और 1 9 हो गया। तो 9 तो कैसे? विषम संख्या है, और यहाँ पे क्या दे रखा है? सम दे रखा है, तो ये गलत हो गया। तो ये समझ में आ गया। यदि आपका थ्योरी भी कंप्लीट है, थ्योरी भी आपके माइंड में बैठी हुई है, तो आपको ये सब कुछ चीज़ें आसान लगेगी। यदि आपने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ रखी है तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप थ्योरी को भी अच्छे से पढ़ें, थ्योरी को भी आप अच्छे से पढ़ें। अब नेक्स्ट देखो, आपको क्या पूछ रखा है? -3/√3 -√2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे? तो मेरे पास तो सीधा सा आइडिया है कि जो ऊपर दे रखी है वो संख्या तो नीचे आ जाती है, और ये नीचे की जो संख्या माइनस में है वो प्लस हो जाती है। ये बाकी तो एज इट इज रहती है। जो ऊपर की संख्या है, मैं तो ऐसे कुछ मैं तो लॉजिक लगाता हूँ। मैं तो हमेशा एग्जाम वगैरह देने जाता हूँ तो मैं पूरा सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता, कुछ लॉजिक ही लगा लो। गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा? ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी, तो ये ऊपर 3 दे रखा है तो 3 नीचे हो जाएगा, और नीचे के जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो परिवर्तित हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर मेरे अनुसार यही है। चलो अब हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये राइट है या फिर गलत है। चलो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालो, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये नीचे आ जाएगा और ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। तो गुणात्मक प्रतिलोम यही होता है कि ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। तो हम लिख लेते हैं √3 -√2 और अपॉन -3, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जो रूट की संख्या है वो कभी ऊपर में नहीं आनी चाहिए, वो नीचे हो तो चल जाता है लेकिन ऊपर में नहीं आनी चाहिए। तो ऊपर आगे तो हम क्या करते हैं? इसका परिमेयीकरण कर लेते हैं। चलो इसका परिमेयीकरण कर लो। तो ये परिमेयीकरण क्या होता है? तो ऊपर नीचे गुणा करवा लेते हैं और जो चिन्ह है वो परिवर्तित कर लेते हैं। तो √3 + √2 हो जाएगा और यहाँ पे √3 + √2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, ये क्या हो जाएगा?
ये यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 3 और माइनस इसका स्क्वायर करोगे 2 अपॉन माइनस का 3 और यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस √2, ये √3 प्लस √2 एज इट इज आ गया, -3 का -3, 3 में से 2 गए तो क्या यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 में से 2 गए तो 1/-3 और √3 प्लस √2, तो ये इसका आंसर है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो यही तो आपको करना था। तो थोड़ा बहुत आपको लॉजिक भी लगाना है। देखो लॉजिक से आपके सवाल आसान हो जाएंगे यदि आपको लॉजिक पता है। तो मैंने क्या किया, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो गुणात्मक में हम क्या करते हैं, ऊपर की संख्या नीचे भेज देते हैं और नीचे की संख्या ऊपर भेज देते हैं। तो मैंने डायरेक्ट कर लिया, इस 3 को मैं नीचे ले आया। यहाँ पे 3 है क्या, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है क्या नीचे, तो 3 नहीं है, तो ये तो सीधा सा गलत हो गया। यहाँ पे 3 है क्या, यहाँ पे 3 तो है लेकिन जो था उसे हटा दिया, तो ये तो गलत हो गया। और यहाँ पे तो पूरा का पूरा ही चेंज है, तो ये गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत हो गए तो 1 ऑप्शन राइट। आप सीधा ऑप्शन देख के भी कर सकते हो, आपको ऑप्शन देख के भी सवाल को करते आना चाहिए। तो मैंने सीधा ऑप्शन देखा कि ऊपर की संख्या नीचे है क्या, यहाँ पे नीचे नहीं थी, तो ये गलत हो गया। क्या यहाँ पे ऊपर की संख्या नीचे है क्या, हाँ यहाँ पे तो है, तो ये तो राइट हो सकता है। लेकिन चलो दूसरे भी देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर की संख्या नीचे है क्या, हाँ नीचे तो है लेकिन जो नीचे थी उसको तो हटा दिया है, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। तो इस तरह से आप सीधा भी ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो आपको जो भी अच्छा लगे, आप निकाल के करना चाहते हो निकाल के कर लो, सीधा ऑप्शन से करना चाहते हो तो ऑप्शन से कर लो, कुछ लॉजिक लगाना चाहते हो तो लॉजिक लगा लो। लेकिन आपको समय का ध्यान रखना है, एक प्रश्न 1 मिनट में करना है। अब यहाँ पे 1 मिनट में कैसे कर पाओगे, गुणात्मक प्रतिलोम दे रखा है, ऊपर की संख्या नीचे ही भेज दो, ऊपर की संख्या नीचे भेजी तो ये आंसर है, ये राइट। और यहाँ पे नीचे है ही नहीं, यहाँ पे नीचे है लेकिन नीचे वाले को हटा दिया, ये गलत और ये गलत। इस तरह से आपको लॉजिक लगाने। अब देखिए यहाँ पे भी लॉजिक से ही कर लो। यहाँ पे क्या दे रखा है, 10,000 10 इकाई और 10 दहाई बराबर है। 10,000 10 इकाई और 10 दहाई। 10,000 का मतलब क्या होता है, 10,000 को कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4। 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो होते हैं। और 10 दहाई को कैसे लिखते हैं, 10 दहाई में कितना 1 जीरो होता है। और 10 इकाई में तो 1 जीरो, 10 दहाई में तो कितना जीरो होते हैं, दहाई में 2 जीरो होते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 दहाई में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो, इकाई में 1 जीरो और 1000 में 4 जीरो, 10,000 में कितने 4 जीरो होते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक पहले इसीलिए बताया था कि ऐसे मेरे पास ये प्रश्न है आज, तो आपको समझ में नहीं आएगा, जो करके मैंने आपको पहले बेसिक बता दिया था। 10,000 में 4 जीरो होते हैं, 10 इकाई में 1 जीरो होते हैं और 10 दहाई में 2 जीरो होते हैं। इसको जोड़ लो, 0 1 1 0 1। ये कहाँ दिख रहा है, ये 10,110 यहाँ पे दिख रहा है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो 10,000 10 इकाई और 10 दहाई तो 10,110 होता है, ये इसका आंसर। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, पाई है। पाई कैसी संख्या है, पाई है तो पाई कैसी संख्या है, यह हमें देखना है कि यहाँ पाई दे रखा है तो पाई कैसी संख्या है। तो पाई क्या अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या है, इसका कंफ्यूजन मैंने आप पहले वाली क्लासों में आपका दूर करवा लिया था, कि पहले जो बेसिक की क्लास हुई थी इसमें मैंने आपका ये कन्फ्यूजन दूर करवा लिया था। लेकिन आज फिर देखिए, पाई कैसी संख्या है, पाई क्या एक विषम संख्या है, नहीं पाई विषम संख्या नहीं है। पाई कैसी संख्या है, पाई विषम संख्या नहीं है। तो पाई विषम संख्या नहीं है तो इसको गलत कर लो। एक सम भिन्न है, ये पाई सम संख्या भी नहीं है। पाई एक अभाज्य संख्या है, तो पाई अभाज्य संख्या है क्या, तो पाई तो एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। अब मैंने आपको बता दिया था पहले वाली क्लासों में, तो अब आप देखो कि पाई कैसी संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो पाई तो अभाज्य संख्या भी नहीं है, तो पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या है। हाँ, ये पाई अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले वाली क्लासों में बता दिया था। क्या बताया था, जब मैंने संख्याओं के बारे में बताया था तब मैंने परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल लिखवाए थे और अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल लिखवाए थे। परिमेय संख्याओं में मैंने एग्जाम्पल लिखवाए थे जिसमें जो पाई का मान 22/7, देखो चलो मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। पाई का मान 22/7 न होकर क्या होता है, पाई का मान 22/7 न होकर लगभग 22/7 के बराबर होता है। तो पाई का मान लगभग 22/7 होता है।
पाई का मान फिक्स 22/7 नहीं होता है, पाई का मान लगभग 22/7 होता है। तो 22/7 तो क्या है, 22/7 क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। और पाई कैसा है, पाई अपरिमेय है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, 22/7 आ जाए तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा रहा है, और पाई को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, और जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है वह परिमेय संख्या कहलाती है। तो पाई कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, और ये पाई जो 22/7 है वह परिमेय संख्या है, और पाई कैसा है, अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 ना होकर लगभग 22/7 होता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, इसमें कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि 22/7 पाई का मान तो 22/7, गलत, पाई का मान 22/7 नहीं होके लगभग 22/7 होता है, फिक्स 22/7 थोड़ी होता है, लगभग होता है। तो ये लगभग वाला तो क्या, परिमेय संख्या, और ये अपरिमेय संख्या। अब आगे देखो, अब ये देखो, तो ये क्वेश्चन है रीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, रीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। तो इसको आपको ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, कि हमें क्या दे रखा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। पहली बात तो ये आप ध्यान रखो कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी है, सबसे बड़ी व सबसे छोटी। 2 अंकों की सबसे बड़ी तो 99 हो गई, और सबसे छोटी संख्या तो 11 हो गई, सबसे छोटी तो 10 हो गई। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब यहाँ पे बात तो क्या है कि सबसे बड़ी तो मुझे पता चल गया कि ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99 होती है, और सबसे छोटी संख्या 10 होती है। और यहाँ पे फिर पूछ लिया कि यहाँ पे अभाज्य, मामला तो कहीं कहीं गड़बड़ हो गया, ये अभाज्य की बात कर ली। तो अब 2 अंकों की अभाज्य, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, यह हमें पता लगाना है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो होती है 11। अब हमें क्या बोलते हैं, उसका अंतर, तो इसका अंतर माइनस करना है। तो 97 में से 11 गए तो कितना बचा, तो 86 बचा, 86। तो 86 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो पता चल गया, देखो आपको सब कुछ ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे दे रखा था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 10। और यहाँ पे बोल रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या होती है 97। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 11। तो 97, यहाँ पे अंतर पूछा है तो माइनस करो, 97 में से 11 को माइनस किया तो 86। तो 86 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक है, सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक है, सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक, मैं पहले भी शायद इस सवाल को करवा चुका हूँ। सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक है 2, ये मैं बेसिक की क्लास में भी बता चुका हूँ। सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक कौन सा है, तो 2, सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक 2 है। अब नेक्स्ट देखो, यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो तो किसी भी समीकरण का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। x और y के कुछ मानों के लिए शून्य है, ये समीकरण का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता है, और ऋणात्मक यहाँ पे भी दे रखा है, ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता है। और कुछ मानों के लिए शून्य हो सकता है, शून्य भी नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा इससे, तो हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तो यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो तो किसी भी समीकरण का मान हमेशा धनात्मक होता है। ये परिभाषा याद रखना, परिभाषा थ्योरी से भी प्रश्न उठाए जाते हैं। यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्या है तो किसी भी समीकरण का मान हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा और हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। अब नेक्स्ट देखो, आगे हमें क्या दे रखा है कि यदि आरोही क्रम में आरोही क्रम और अवरोही क्रम, आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर और अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर, यदि आरोही क्रम में
ए बी और सी तीन प्राकृत संख्याएं हैं, ए बी और सी तीन प्राकृत संख्याएं हैं, तो इनमें से कौन सा राइट है यह हमें देखना है। तो हम आरोही क्रम पूछा है, तो आरोही का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। मैं आपको यहाँ पे चलो यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, नहीं ऊपर ही लिख लेता हूँ। देखो आप ध्यान रखना, आरोही होता है और दूसरा होता है अवरोही। आरोही का मतलब छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। आरोही का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। जब मैं जैसे 12th वगैरह था, मैं कैसे याद कर रहा था कि आरोही का मतलब ये बड़े छोटे में, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था, तो इसको याद कैसे करूँ। तो मैंने कैसे याद किया था मैं बताऊँ, यहाँ पे तीन अक्षर है, जैसे ये आरोही, इसमें 3 अक्षर है और इसमें तो 4 अक्षर है, तो 3 तो छोटा होता है, तो छोटे से बड़े की ओर। और यहाँ पे अवरोही में तो 4 अक्षर है, तो 4 अक्षर में क्या है कि 4 तो बड़ा है, तो ये बड़े से छोटे की ओर। तो मैं छोटी क्लासों में था, मैं ऐसे ही याद करता था, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता था कि ये छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर। तो सर समझाते थे तो मुझे जल्दी से दिमाग में नहीं बैठता था, तो इसलिए मैं क्या करता था कि आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही में तो 3 अक्षर, मैंने ऐसे याद किया था, आरोही में 3 अक्षर होते हैं और अवरोही में 4 अक्षर होते हैं। तो 3 तो छोटा होता है, इसलिए छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही में 4 अक्षर होते हैं, तो 4 तो बड़ा है, तो बड़े से छोटे की ओर। तो इस तरह से ये आप यहाँ पे भी याद रख सकते हो। अब आरोही में छोटे से बड़े की ओर, तो यहाँ पे ए को मैं 1 मान लेता हूँ, और बी को मैं 2 मान लेता हूँ, और सी को मैं 3 मान लेता हूँ, 3 को मान लेता हूँ। जब मैं यहाँ पे जैसे दे रखा है वैसे लिखते जाओ। ये 3 का वर्ग, यहाँ पे सी दे रखा है, 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग क्या होता है 9, माइनस का माइनस, 1 का वर्ग करो 1, 9 में से 1 गया तो 8, तो 8 तो क्या हो गया, यहाँ पे 8 तो क्या हो गया, 8 तो यहाँ पे 9 और 1 से तो क्या हो गया, छोटा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे तो बड़ी संख्या दे रखी है और यहाँ पे छोटी संख्या दे रखी है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो गए, गलत हो गए। यहाँ पे चिन्ह क्या हो गए, ये गलत हो गया, तो ये गलत है। यहाँ पे सी का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 और प्लस बी स्क्वायर, ये 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। ये टोटल कितना हो गया, 9 और 4 13 हो गया। तो 13, तो ये बराबर थोड़ी, इसके बराबर थोड़ी, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत। ये सी का वर्ग करो, 3 का वर्ग 9 माइनस 1 का वर्ग 1, तो ये कितना हो गया, 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, 9 में से 1 गया तो 8, और इक्वल में बी का स्क्वायर 2, अरे 2 मिनट हमें क्या, चलो ये 9, यहाँ पे सी की जगह 9 रखा और ए की जगह 1 रखा, तो ये टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। और यहाँ पे बी का वर्ग कितना है, 4 हो गया, बी का वर्ग 4 हो गया। तो ये 4 तो क्या है, 4 तो छोटा है और 8 बड़ा है, तो ये 8 तो क्या है, 8 बड़ा है और 4 छोटा है, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब यहाँ पे सी का वर्ग, ये 3 का वर्ग 9 और प्लस का प्लस, बी का वर्ग ये 2 का वर्ग 4, तो 9 और 4 कितना हो गया, 13। अब यहाँ पे इक्वल में ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो ये बराबर थोड़ी है, ये बराबर थोड़ी है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1, तो 9 में से 1 गया तो 8, और इक्वल में ये बड़ा है चिन्ह, बड़ा चिन्ह लगा लिया। और बी का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो ये भी तो क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे सी का वर्ग 3 का वर्ग क्या होता है 9 और माइनस 1 का वर्ग 1 इक्वल टू बी का वर्ग कितना, बी का वर्ग 2 का वर्ग 4, तो ये कितना हो गया, 9 में से 1 गया तो 8 इक्वल टू 4, तो ये इक्वल में थोड़ी है, तो ये इक्वल में नहीं है, तो ये गलत हो गया। लेकिन अरे 2 मिनट, देखो ये तो गलती है, ये भी गलत है और ये भी गलती है, तो आप ये गलती अभी यहाँ पे मैंने गलती की, वैसी गलती आप एग्जाम में मत करना। यहाँ पे चिन्ह की क्या बड़ा दे रखा है, तो 8 तो बड़ा ही है और 4 छोटा ही है, तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो,
आगे देखो 2x माइनस 30, 2x माइनस 11 और 2x माइनस 9, 2x माइनस 7 क्रमागत है। तो क्रमागत कैसी संख्या है यह हमें पूछिए। तो ये कैसी संख्या है, तो यहाँ पे देखना 2x माइनस 13, तो यह हम मान के करें या किस प्रकार से करें। तो जैसे 2x माइनस 13, 2x माइनस 11, 2x माइनस 9 और 2x माइनस 7 क्रमागत है। क्या ये विषम संख्या है, क्या ये विषम संख्या है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है, और क्या ये अभाज्य संख्या है, या फिर क्या ये सम संख्या है। तो हम जानते हैं कि जैसे मैं इसमें क्या करूँ, 2 का गुणा कर लूँ, तो 2 का गुणा कर, जैसे हम किसी भी, ये तो देखो यहाँ पे 2 सम संख्या है, ये भी 2 सम संख्या है, ये भी 2 सम संख्या है, यहाँ पे भी 2 सम संख्या है। यदि मैं सम संख्या में से, यदि मैं ये क्या है, 2 का गुणा कर लूँ तो ये सम संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये भी सम संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये भी सम संख्या प्राप्त हो जाएगी, और ये भी सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। यदि मैं सम संख्या में से विषम संख्या को घटा लूँ तो वो हमेशा कैसी प्राप्त हो जाएगी, विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि मैं सम संख्या में से विषम संख्या को घटाते तो हमेशा कैसी विषम संख्या प्राप्त होती है। तो सम संख्या में से, नोट करके लिख लेना, सम संख्या में से विषम संख्या घटाने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब समय भी हो चुका है। 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्या है। 2 से शुरू होने वाली और 2 से समाप्त होने वाली कितनी संख्या है। तो 100 और 300 के बीच, यहाँ पे 100 और 300 के बीच की बात की जा रही है। 2 से शुरू होने वाली कौन कौन सी संख्या है, तो 2 से शुरू होने वाली और 2 से एंड होने वाली। तो 2 से शुरू होने वाली कौन सी हो जाएगी, 200 से लगाकर 299 तक की जो संख्या है वो तो 200 से ही शुरू होती है। तो ये टोटल कितनी संख्या हो जाएगी, ये टोटल संख्या हो जाएगी, ये टोटल संख्या 200 से शुरू और 200 से लगाकर 299 तक, तो ये टोटल 100 संख्या हो जाएगी। और ये तो 200 से शुरू और 200 पर समाप्त होने वाली, तो 200 पर समाप्त होने वाली संख्या, 2 पर समाप्त होने वाली, तो 2 पर समाप्त होने वाली कौन कौन सी संख्या है। तो 2 पर समाप्त होने वाली ये 100 और 100 से 102 होता है, 112, 122, ये टोटल ऐसे 200 तक होता है। तो ये मैं आपको लिख लूँ, 102 से लगाकर ये चलता रहता है, 102 से लगाकर ये 200 तो इसमें आ गया, 200 तो इसमें आ गया, तो ये 192 तक मैं लिख लेता हूँ, 192 तक। ये टोटल कितनी संख्या हो जाएगी, 102 से 192 तक, तो ये टोटल 10 संख्या हो जाएगी। तो 100 और 10 कितनी, 110 संख्या, टोटल कितनी, 110 संख्या, 110 संख्या। तो ये आपको याद होना चाहिए, 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्या है। तो 2 से शुरू होने वाली संख्या कौन सी है, 200 से लगाकर 299 तक टोटल 100 संख्या होती है। और 2 पर समाप्त होने वाली संख्या 102 से लगाकर 192 तक टोटल 10 संख्या होती है। तो कितनी, 100 और 10 जोड़ दिया तो 110 हो गया, तो 110 इसका आंसर आ गया। आज समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हम 45 मिनट की क्लास अपलोड करने के बारे में सोच रहे थे, आज 48 मिनट हो गए। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।